सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरव कुमार और आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा लाइट है। ठीक, तो लाइट के बारे में हम लोग देखते हैं बेसिक आइडिया कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ठीक, और लाइट के कारण हम लोगों के पास सेंसेशन ऑफ विजन आता है, यानी अगर किसी चीज़ को हमें देखना है तो हमें लाइट की ज़रूरत होगी। ठीक है, हम किसी चीज़ को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट जाता है उस चीज़ से टकरा कर वापस हमारे आँखों में आता है और इस तरह से हमारे आँख में उस चीज़ का इमेज बनता है और फिर हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बात समझ आया? यानी अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो दूसरा जो आपका पॉइंट है, इट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन, ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, आपका तीसरा है लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये वेव का भी एक टाइप है। और कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। जैसे लाइट सूरज से आता है, पृथ्वी पर आता है। ठीक है, और सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, कोई हवा कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आसानी से सूरज से पृथ्वी पर आ जाता है। और इसीलिए लाइट को क्या कहा जाता है? लाइट भी किस तरह का वेव हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, और इसके बारे में लिखा गया है कि इसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपेगेशन के लिए। ठीक, और लाइट का जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितना कैलकुलेट किया गया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में देखें तो वो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड में लाइट जो है आपका कितना दूरी तय कर रहा होगा? 3 लाख किलोमीटर चल रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टी सीधा यही कहता है कि लाइट हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। ठीक, आपका पहला देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलेगा, एक मीडियम में या वैक्यूम में, हमेशा सीधी रेखा को फॉलो करेगा। ठीक, दूसरा चीज़ है कि लाइट जो है, लाइट का जो पाथ है वो बदलेगा तभी जब ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ रास्ते में आ जाएगा। यानी कोई लाइट आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ गया, अब इससे टकराएगा और लाइट चला दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी लाइट का पाथ तब तक चेंज नहीं होता है जब तक उसके पाथ में, रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। और दूसरा चीज़ है कि लाइट अपना पाथ तब चेंज करता है जब मीडियम में ही बदलाव हो जाए। जैसे हवा के मीडियम से अगर वाटर में जा रहा है तो लाइट का जो एक्चुअल पाथ था वो डेविएट हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि कैसे लाइट का जो एक्चुअल पाथ था वो बदल जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है कि लाइट ऐसे जा रहा था और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो लाइट इस पाथ को फॉलो ना करके कुछ बेंड हो जाता है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है। ठीक, आगे है हमारा रे ऑफ लाइट, एक सीधी रेखा। ठीक है, जब लाइट का एक ही रेखा बन रहा हो तो हम उसको सिंपली रे ऑफ लाइट कह देते हैं। और जब कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आ जाता है तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एक जस्ट टर्म है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे ही लाइट एक स्मूथ पॉलिश सरफेस से टकराता है वो टकरा के वापस उसी मीडियम में चला जाता है। ठीक, सबसे पहली बात है कि मिरर, स्मूथ पॉलिश सरफेस को हम मिरर के नाम से जानते हैं। कोई भी सरफेस जो कि थोड़ा स्मूथ हो और पॉलिश्ड हो उसको मिरर कहा जा सकता है। ठीक है, कोई भी सरफेस जो कि स्मूथ हो और पॉलिश हो, पॉलिश कहने का मतलब बिल्कुल उसको चिकना कर दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, जैसे हम लोग प्लेन मिरर देखते हैं जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसका देखते हैं सरफेस बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश्ड होता है, चमकते रहता है। तो वैसे सारे पॉलिश्ड सरफेस को मिरर कहा जा सकता है जिसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक, तो जैसे ही एक पॉलिश सरफेस से लाइट टकराता है वो वापस उसी मीडियम में
चला जाता है। देखिए ये मीडियम हवा से आया था ये लाइट, एयर, और वापस टकराने के बाद एयर मीडियम में ही चला गया। और इस प्रोसेस, इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक, और जो आपका रे आया था उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे गया है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया है उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है। उस पॉइंट पे सबसे पहले आपको नॉर्मल बनाना है। ठीक है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा आपका इंसिडेंट रे उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई फॉर व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर फॉर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है और ये हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। ठीक है, ये देखने में और समझने में बहुत आसान लगता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बनाता है? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, मिरर वाला नहीं है। देखिए इंसिडेंट रे एक एंगल मिरर के प्लेन से भी बना रहा है ये वाला, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा? जो नॉर्मल के साथ बनाएगा। ठीक है, और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल जो है ये आपका इमेजिनरी लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है लाइट उस पॉइंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो जब भी आगे से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखाइएगा या बनाइएगा तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल बनाइएगा, और उसके बाद ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जो जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉ वहाँ फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, कि हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा ही होगा। ठीक, और अगला पॉइंट है आपका कि इंसिडेंट रे जो रे आया था सो रिफ्लेक्टेड रे जो टकराने के बाद गया था, एंड द नॉर्मल जो इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाए थे। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है जो नॉर्मल, वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेगा। तीनों जो लाइन है आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। एक प्लेन में लाई करने का मतलब है कि एक सिंगल सीट में तीनों के तीनों लाइन आ जाएंगे आपका। जैसे आप बोर्ड के प्लेन को एक सिंगल पेज की तरह मानते हो तो ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो कि ये तीनों जो रे हैं, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों उस पेज में आसानी से आ जाएंगे, हमेशा आएंगे। ठीक है, यही है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक, अगला है रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। मान लीजिए कि हमारा एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, आपको बताना है कि रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाना। मान लो ये इस पॉइंट पे मिरर को स्ट्राइक किया है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उस पॉइंट पे
नॉर्मल बनाएंगे। देखो ये क्या बना है हमारा, नॉर्मल बना, जो कि मिरर से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, मिरर से परपेंडिकुलर होगा वो लाइन। अब देखो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए हमारा रिफ्लेक्टेड रे भागेगा। बात समझ आया कि नहीं आया? प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होगा, सबसे पहले इंसिडेंट रे आया, मिरर को पी पॉइंट पे स्ट्राइक किया, हम क्या करेंगे उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि नॉर्मल के साथ हमारा इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है। और जितना एंगल हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहा है, मान लेते हैं कि फॉर द टाइम बिंग ये 45 डिग्री है, तो कहेंगे सेम 45 डिग्री बनाते हुए हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी भागेगा। और किसके साथ एंगल बनाएगा, नॉर्मल के साथ। तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक। और ये देखिए ये प्लेन मिरर से हमने रिफ्लेक्शन देखा है। प्लेन मिरर किसको कहते हैं, प्लेन मिरर किसको कहा जाता है, ऐसा मिरर, देखो ऐसा मिरर जिसका जो एक वाला एक साइड का सरफेस हो वो क्या हो, पॉलिश्ड हो। ठीक। और इसके पीछे वाला जो दूसरे साइड का सरफेस हो वो कोटिंग किया हुआ होता है वहाँ पे, मतलब वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता। यानी इसके पीछे वाला जो सरफेस होगा, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे बनाए इसके पीछे वाले सरफेस को, तो ये वाला सरफेस जो होता है इसके पीछे वाला, इस पर कोटिंग कर दिया जाता है, यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। देखोगे आप कभी, आप प्लेन मिरर को पीछे से खोल के देखिएगा कि उसके कवर को हटा के देखिएगा तो पीछे वाला सरफेस पे लगता है कुछ इस चीज़ का लेयर चढ़ा दिया गया है, वही कि उसी चीज़ को कहा जाता है कोटिंग। ठीक है। और ये कोटिंग किस चीज़ का होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट सिल्वर और एल्युमिनियम होता है। और ये कोटिंग किया जाता है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक। और जिस साइड पॉलिश रहेगा, सरफेस को बिल्कुल चमकदार बनाया हुआ रहता है, उस सरफेस को वहीं से हमारा रिफ्लेक्शन होता है। बात समझ आया कि नहीं आया? और ये जो सरफेस होगा इसका देखेंगे, सरफेस बिल्कुल फ्लैट होगा, समतल होगा, एक जैसा, बिल्कुल एक प्लेन में आएगा, सीधा होगा। तो हम इस मिरर को कहेंगे, हम लोग कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का जो सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होगा, बिल्कुल एक सीध में आएगा। तो उस वैसे मिरर को हम लोग कह देते हैं प्लेन मिरर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता। ठीक है। तो देखो जैसे मान लीजिए कि एक इंसिडेंट लाइट ऐसे आया, कॉनकेव मिरर के सरफेस पे ऐसे टकराया। ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करना है, हमको नॉर्मल बनाना है। लेकिन इस बार जो हमारा मिरर है वो कैसा है, कर्व मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। ऐसा मिरर जिसका सरफेस क्या है, कर्व्ड है। ठीक है। और यहाँ पर कहे तो अच्छे से कि स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट है कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस कर्व होने के कारण हम नॉर्मल आसानी से नहीं बना सकते। तो नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा जो कि उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगा। बात समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो कि वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगा, जिसको हम लोग टेंजेंट भी कहते हैं। उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे एक तरह से। अब फिर उस लाइन के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर यही वाला तो लाइन होगा, यही वाला लाइन होगा ना जी। इसी को हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ठीक। और ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे। जो रे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है।
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी ये सेम, ठीक है, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम एंगल बनाते हुए कुछ ऐसे निकलेगा, और ये एंगल भी आपका कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। समझ आया? यानी जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर में ओबे हो रहा था, वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कॉनकेव मिरर के केस में भी फॉलो होगा। ठीक है। और देखिए कॉनकेव मिरर का भी दो साइड है। एक साइड कोटिंग किया गया है, और जिस साइड कोटिंग किया जाता है सिल्वर का या एल्युमिनियम का, उस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और जिस साइड कोटिंग नहीं किया जाता है उस साइड से हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। हम कोटिंग करते ही हैं कि हमारा उस साइड से रिफ्लेक्शन होना बंद हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इस बार इनर साइड पे कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है। इस बार आपका इनर साइड पे कोटिंग किया जाता है, तो जिधर कोटिंग कर दोगे उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और इस बार बाहर वाला जो सरफेस है वो क्या है, पॉलिश्ड है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए लाइट ऐसे आएगा कुछ, मान लीजिए लाइट कुछ ऐसे आया, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। और ये किस पॉइंट पे टकराया है, ये पी पॉइंट पे मान लीजिए टकराया है, मिरर को स्ट्राइक किया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगा। अब फिर उस लाइन पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो कि यही वाला आपका लाइन हो जाएगा। ठीक। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे बनाते आया है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे भागेगा। समझ आया? यानी ये डिग्री को अगर आप 25 डिग्री रख रहे हो तो ये एंगल भी आपका 25 डिग्री ही होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो वैसे ही हो रहा है जैसे प्लेन मिरर के केस में होता है। ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि उस पी पॉइंट को बस टच करते हुए निकले, और फिर उस पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर पाओगे। समझ आया बात? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितना भी सवाल आएगा तो आपको सबसे पहला ध्यान यही देना है कि नॉर्मल हम बनाएं। कैसे नॉर्मल बनेगा, ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग एंगल को सही से देख पाएंगे, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो एक आपका प्लेन मिरर दिया है और उस पर 30 डिग्री पर आपका इंसिडेंट रे आया है। आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम बताए थे कि सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करे उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना। ठीक। और ये नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री होता है टू द सरफेस। तो देखा जाए तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री। और हमें पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता, यानी आपका रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हुए निकलेगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं कि हमें कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है इस केस में। ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर है और इंसिडेंट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है मिरर को। ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है, यानी देखा जाए तो इसका नॉर्मल अगर हम बनाएं तो इसी पॉइंट पर हमारा नॉर्मल भी बनेगा। तो देखा जाए नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, ये रहा आपका नॉर्मल, और इसी पर हमारा इंसिडेंट हुआ।
यानी हमें अगर एंगल पूछे आई तो कितना होगा 0 डिग्री। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है जी 0 डिग्री। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 0 डिग्री ही होगा। और उसको बनाओगे कैसे, तो ये रहा आपका नॉर्मल और टकराने के बाद सेम लाइन पर वापस आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो क्या हुआ होगा, जिस लाइन पर गया होगा उसी लाइन पर हमारा वापस रिफ्लेक्टेड रे आ गया होगा। बात समझ आया कि नहीं आया। तो ये केस आपको याद रखना है कि जब प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है इंसिडेंट रे तो उसी लाइन पर वो वापस आ जाता है। ठीक है, जिस लाइन पर गया उसी लाइन पर वापस आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो मिरर है, मिरर 1 एंड मिरर 2, और दोनों के बीच हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री और हमसे कहा जा रहा है कि हमें डायरेक्शन निकालना है। फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन किधर होगा आफ्टर रिफ्लेक्शंस, यानी एक नहीं दो या दो से ज़्यादा आपका रिफ्लेक्शंस इस फिगर में हो सकता है, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। ठीक, जैसे मिरर 1 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, मिरर 1 पे 60 डिग्री पर आया, किसके साथ एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री, मिरर के साथ। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो देखो मिरर के साथ 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 ही होगा। तो देखिए 30 पर बिल्कुल कुछ ऐसे जाएगा। और ये देखो ये भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों का सम 180 होना, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये 60 तो आपका ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस मिरर के लिए ये रे किस तरह काम करेगा, इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा। अब फिर से वहाँ उस मिरर के हमें क्या बनाना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दिखाना है या एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ भी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए मिरर के साथ कितना आया है 60 डिग्री पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली 30 डिग्री पे आया तो 30 डिग्री पे जाएगा भी, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ आया कि नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि मिरर 2 से रिफ्लेक्शन के बाद वो एंगल 30 डिग्री बनाते हुए मिरर 2 के नॉर्मल से 30 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, या मिरर से 60 डिग्री एंगल बना के निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2 reflected ray makes 60 degree with it। ठीक है, मिरर 2 से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए फाइनल हमारा रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा। ये आपका फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है,
तो कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस ध्यान रखना है कि हर पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाने आना चाहिए। अगर आप अच्छे से नॉर्मल बनाओगे तो आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। बाकी आपका कॉमन सेंस और ज्योमेट्री से आप बना सकते हो, लेकिन नॉर्मल बनाओगे तभी चीज़ क्लियर। जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ नॉर्मल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे लाइट आए उस पॉइंट पे आप नॉर्मल ज़रूर बनाइए, उसके बाद ही देखिए कि बाद में क्या करना है, ठीक। इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इमेज। इमेज हमारा दो तरह का होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है कि जब एक्चुअली में रे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जब रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करता है तो उस समय जो इमेज बनता है उस इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है। रियल इमेज जो बनेगा वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि हाँ इमेज जो बन रहा है वो स्क्रीन पे बन रहा है। जैसे सिनेमा घरों में देखते हैं, ठीक है, जो सिनेमा घरों में देखते हैं ना कि मूवी चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हीरो जो है या पूरा जो सीन है वो स्क्रीन पर ही चल रहा है, तो वो एक्चुअली में कौन सा इमेज होता है, रियल इमेज होता है, जो हमें स्क्रीन पर क्लियरली दिखता है, ठीक। दूसरी तरफ है आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पर आपको, पहली बात तो स्क्रीन पर कभी नहीं बनेगा। वर्चुअल इमेज आपका जब भी बनेगा तो स्क्रीन के पीछे बनेगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको कभी नहीं बनेगा। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ वर्चुअल इमेज बनाने के लिए जो रेज रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कभी इंटरसेक्ट एक्चुअली में नहीं करेंगे, वो एक्चुअली में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे जब रे डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि हमारे रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, फिर भी हमारा इमेज बन रहा होगा। तो उस तरह के इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे लिया नहीं जा सकता है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं आईने में, प्लेन मिरर होता है ना घर में जी, चेहरा देखेंगे तो देखना कभी चेहरा, तो कभी भी आपको इमेज, अपना इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, आईने के हमेशा पीछे बनता हुआ दिखेगा, कभी आईने पर नहीं बनेगा, आईने के पीछे बना हुआ दिखेगा। आपको लगेगा कि जितना दूर हम आईने से हम आगे हैं उतना ही दूर हमारा इमेज आईने से पीछे है। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो आईने पे नहीं बन रहा है, स्क्रीन पे नहीं बन सकता, वो हमेशा स्क्रीन के, अगर स्क्रीन हमारा ट्रांसपेरेंट है तो स्क्रीन के पीछे बनेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड स्क्रीन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। चलिए रे डायग्राम से हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया जाता है। तो ये बनाने के लिए आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। पूरे लाइट में, रे डायग्राम में यही पॉइंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपको। तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए कि कम से कम आपको दो अलग तरह के रे चाहिए, कम से कम दो अलग तरह के आपको रे चाहिए होंगे, और दोनों रेज ऑब्जेक्ट से पास करना चाहिए। देखो लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, दो अलग तरह के रे चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट से पास होने चाहिए, ठीक। तभी हमारा उस पॉइंट इमेज का इमेज फॉर्मेशन दिखाया जा सकता है। समझ आया बात? यानी एक पॉइंट से पास करता हुआ कम से कम हमको दो अलग तरह का रे लेना पड़ेगा अगर उस पॉइंट का हमको इमेज बनाना है तो, ठीक है। तो देख लिया हमने कि मान लीजिए हमारा ये प्लेन मिरर है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया ए, ठीक। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो अलग तरह का रे हमको लेना पड़ेगा। तो चलो एक रे हम ले लेते हैं डायरेक्टली जो सामने से हमें दिखता है, ठीक है, कि ऐसे जाएगा ऑब्जेक्ट से पास करता हुआ, मिरर से टकराएगा, ठीक है, और टकराने के बाद वापस उसी लाइन पर वापस आ जाएगा, मिरर से टकराएगा और उसी लाइन पर वापस आ जाएगा। ये केस अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि मिरर से गया, परपेंडिकुलरली टकराया और वापस उसी लाइन पर आ गया। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे 1, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक। दूसरा रे मान लीजिए हम लोगों ने लिया कि कुछ ऐसे गया, ऐसे मिरर से टकराया
और सेम एंगल बनाते हुए निकल गया। ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे 2। तो ध्यान से देखिए, हमने दो तरह का रे लिया। एक रे लिया जो कि सीधा गया और दूसरा लिया जो कि कुछ तिरछा गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो हुआ, जितना ये एंगल था उतना ही ये एंगल था। ठीक है। अब देखो एक्चुअली में मिरर से टकराने के बाद एक रे किधर गया है, ऊपर, और ये दूसरा पहला रे किधर गया था। यानी अगर दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो कभी मिलेगा क्या? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे कभी इंटरसेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे 1 एंड रिफ्लेक्टेड रे 2। तो एक्चुअली में रे गया इधर तो कभी एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट किधर करेगा, जब इसको आप पीछे ड्रॉ कीजिएगा। जब हम इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो देखिए कहाँ कट किया। जब हम इसको पीछे ड्रॉ किए तब वहाँ जाके पीछे कट किया। ये हो गया ए डैश। यानी ये जो इमेज बना ये इस ऑब्जेक्ट का वो इमेज बना है। और कैसा इमेज बना है, रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे एक्चुअली में इधर गया, इंटरसेक्ट एक्चुअली में नहीं किया है। जब हम उसको पीछे बढ़ाए हैं तो हमें लगा है कि वो इंटरसेक्ट किया होगा। यानी वहाँ जो इमेज बना है ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं किया है। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी में भी हम लोग देखेंगे कि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ठीक, समझ आया? जब भी आपको रे डायग्राम बनाना होगा एक पॉइंट का, तो कम से कम दो अलग तरह के रे आपको चाहिए होंगे। और वो दोनों अलग तरह के रे किससे पास करने चाहिए, ऑब्जेक्ट से पास करना जरूरी है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं उस पॉइंट का इमेज बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बात? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम से हम कैसे बताएंगे कि इसका इमेज कहाँ बना होगा और कैसा बना होगा। ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, बस लेंथ होगा। ठीक, हम वैसे ऑब्जेक्ट का बात कर रहे होंगे जिसके पास बस लेंथ होगा। तो देखिए हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका सिर है ए और उसका पैर है पॉइंट बी, और इसका हमको इमेज बनाना है। इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है प्लेन मिरर से। कैसा बनेगा? ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। देखो हर एक्चुअली में ये एक लेंथ है, लेंथ हर एक छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना होता है। तो हर छोटे पॉइंट का अगर रे डायग्राम हम लोग बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स फिगर बनेगा कि हम लोग सही से बता भी उसके बारे में नहीं पाएंगे। तो हम लोग बस दो पॉइंट का इमेज बनाते हैं, एक तो सिर का और दूसरा पैर का। और सिर और पैर का बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि हमें इमेज का साइज या हाइट पता चल जाता है। और यहाँ हमको रे डायग्रामों से उसी चीज़ से हमें मतलब होता है कि इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा है या कितना छोटा है। समझ आया बात? तो हम बस दो पॉइंट देखेंगे, एक आपका हेड वाला पॉइंट और दूसरा फुट वाला पॉइंट, पैर वाला। दोनों का इमेज बना देंगे और कह देंगे कि ऐसा ही आपका कुछ इमेज होगा। समझ आया बात? तो सबसे पहले देखिए ए का बनाते हैं हम लोग। हमने क्या किया, ए से पास करता हुआ एक रे लिया। देखिए जिस परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया तो क्या होगा, जिस पाथ पे गया है उसी पाथ पे वापस आ जाएगा आपका। ये रिफ्लेक्टेड रे 1। दूसरा ऐसे गया, ये नॉर्मल बना और कुछ सेम एंगल बनाते हुए निकल गया। ठीक, अगर हम इसको पीछे ड्रॉ करें तो कुछ यहाँ जाके स्ट्राइक, तो देखिए ये
हेड का इमेज बन गया। देखिए ए का ए डैश इमेज वहाँ बन गया। हमने क्या किया, हेड का सर का इमेज बना लिया। अब हमें पैर का इमेज बनाना है तो उसी तरीक़ा से 2 रे लेंगे, ठीक है। देखिए जिस लाइन पर गया है उसी लाइन पर वापस आ जाएगा आपका, ठीक। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे 2 था, ये रिफ्लेक्टेड रे 3 मान लेते हैं हम लोग। ये दूसरा केस लेंगे हम लोग, इसका नॉर्मल बनाएंगे और कुछ सेम एंगल बनाते हुए ये निकलेगा। तो एक्चुअली में देखिए फिर से वही बात आया कि रिफ्लेक्टेड रे 3 इधर गया है और 4 इधर गया है, यानी मिरर के इस साइड दोनों का भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अगर डॉटेड लाइन से पीछे बनाएंगे, ठीक है, तो ये कुछ आपका ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये बी पॉइंट का इमेज जो है यहाँ कुछ बी डैश बनेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से दोनों के हेड सिर को मिला देंगे, हेड को और फुट को मिलाएंगे, पैर को और सिर को मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा इमेज बन जाएगा। समझ आया कुछ बात? इस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वो इमेज बना, ठीक है। और फिर से देखेंगे कि इमेज कैसा बना है, वर्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअली में रे इंटरसेक्ट नहीं किया है। हमने देखा ना जी कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे इधर भाग गए थे, तो ये दोनों इधर जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए मिरर के पीछे इंटरसेक्ट किए और इमेज जो बना वो हमारा वर्चुअल इमेज बना। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमको 2 अलग तरह का रे चाहिए अगर आपको इमेज बताना है रे डायग्राम में। बात समझ आया कि नहीं आया? अगर आप 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट रे नहीं ले पाओगे तो उस चीज़ का रे डायग्राम, उस पोजीशन का रे डायग्राम आप नहीं बता सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। देखेंगे आगे हम लोग। अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उस इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता। तो पहला प्रॉपर्टी है कि इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि एक मिरर है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है तो वो जो इमेज बना रहा होगा वो इमेज का भी साइज कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का ही होगा वो इमेज, ठीक। दूसरा चीज़ है आपका कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी प्लेन मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर उसका इमेज भी बन रहा होगा। ये रियल लाइफ में हम लोग फील करते हैं। आईने के जितना दूरी पे हम होते हैं हमारा इमेज भी लगभग उतना ही दूरी पर होता है और हमें लगता है कि समान दूरी पर ही है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है आपका कि इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये हम लोग इमेज फॉर्मेशन से देख चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि इमेज जो बना है वो वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट करने का मतलब सीधा। देखिए इसका सिर ऊपर था, इसका भी सिर ऊपर ही है, इसीलिए कहते हैं इरेक्ट। इरेक्ट करने का क्या मतलब होता है, सीधा इमेज। यानी जैसा ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर था वैसे ही इमेज का भी सिर ऊपर ही है। अगर सिर नीचे हो जाता तो कहते हैं कि इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है कि इमेज जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट का राइट होता है ना वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होता है वो इमेज का आपका राइट बनता है। इस चीज़ को हम लोग आईने में क्लियरली देखते हैं कि जब हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आईने में हमारा जो इमेज होता है वो लेफ्ट हैंड उठाता हुआ फील होता है। सिमिलरली अगर लेफ्ट उठाते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा इमेज राइट हैंड उठा रहा है। बात समझ आया कि नहीं है? यानी हमारा जो इमेज है वो कैसा है, लैटरली इन्वर्टेड है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।